गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर आर्बिट्रेशन में हम देख रहे थे मध्यस्थ के मैंडेट की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। इस हेडिंग में हम सेक्शन 14 और 15 देख रहे हैं। सेक्शन 14 मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया कि कार्य करने की असफलता या असंभावना। अब हम सेक्शन 15 देखते हैं। सेक्शन 15 कहता है कि आदेश के पर्यवसान एवं मध्यस्थ का प्रतिस्थापन, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सेक्शन 15 है वह 13 और 14 के अलावा जो आधार होंगे उस पे यह सेक्शन बनी हुई है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेक्शन 15 का स्कोप क्या है। इसका स्कोप है मैंडेट की समाप्ति का, तो है ही। मैंडेट की समाप्ति में वह उन आधारों को देगा जो एडिशनल आधार होंगे जो सेक्शन 13 और 14 में दे रखे हैं। और साथ में इसमें ये भी है कि जो आर्बिट्रेटर हटा दिया गया है उसकी जगह पर दूसरे आर्बिट्रेटर की नियुक्ति किया जाना, यानी प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन किया जाना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन 15(1) है वह सेक्शन 13 और 14 की अनुपूरक है। ठीक है। तो सेक्शन 13 में हम देखते हैं कि जब मध्यस्थ को चुनौती दी जाती है वह या तो खुद ही पद से हट जाता है या पक्षकार जो चुनौती देता है उस चुनौती को दूसरा पक्षकार सहमत हो जाता है। और यह हम देखते हैं कि जो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है वह चुनौती को स्वीकार कर लेता है और इस तरह से इन 3 बेस पे मैंडेट समाप्त हो जाता है। सेक्शन 14 में हमने देखा कि विधिता और तथ्यता कार्य करने में वह असफल हो जाता है, डी फैक्टो डी ज़ूरी, या फिर बहुत विलंब से कार्य किए बिना वह कार्य करने में असफल हो जाता है, तो मैंडेट की समाप्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 13 और 14 के ये जो मैंने आधार अभी बताए हैं, इसके अलावा अन्य कोई आधार उत्पन्न होता है तो 15(1) अप्लाई होगा। तो 15(1) कह रहा है कि 13 और 14 के अतिरिक्त अगर वे परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जिससे कि मैंडेट समाप्त हो जाएगा, तो यह कब समाप्त होगा, इसमें 2 आधार दे रखे हैं कि किसी कारण से वह अपने पद से हट जाता है, और सेकंड है कि मैंडेट को समाप्त करने का करार पक्षकार कर लेते हैं। तो यहाँ एक बात गौरतलब है, जो ये वर्ड यूज़ किया गया है किसी कारण से, यानी इसमें यही बात दे रखी है कि 13 और 14 में जो आधार बताए गए हैं, जो कारण बताए गए हैं, उससे कोई भिन्न कारण होगा, उससे यदि पद से हट जाता है तो 15 अप्लाई होगी। और जो सेकंड पॉइंट है कि करार द्वारा, और इसमें भी हम ये देखेंगे कि करार वह होगा जो सेक्शन 13 और 14 से कवर नहीं होता है, तो 15(1) अप्लाई होगा। और हम देखते हैं 15(1) भी मैंडेटरी है, आज्ञापक है। तो यानी कि अगर ऐसा कोई कारण उत्पन्न होता है जो 15(1) में है तो भी मैंडेट अवश्य रूप से ही समाप्त हो जाएगा, आवश्यक रूप से समाप्त होगा ही। जैसा कि एक केस लॉ में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गिरधारी लाल केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अगर पक्षकारों में करार होता है कि मध्यस्थ जो है, आर्बिट्रेटर, वह अगर राजकीय सेवा में है तब तक वह कार्य करेगा, अगर राजकीय सेवा में नहीं है तो वह कार्य नहीं कर पाएगा और मैंडेट की भी समाप्ति हो जाएगी। तो यह सेक्शन 15 में मैंडेट की समाप्ति हो जाएगी। और यह है कि न्यायालय को भी यह शक्ति नहीं है
कि वह उसका कार्यकाल विस्तारित कर सके, वह करार के बियॉन्ड जाने की शक्ति न्यायालय की नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन 15(2). 15(2) बेसिकली जो मध्यस्थ हट गया है उसकी जगह पर नए मध्यस्थ को नियुक्ति करने का है। तो इसकी हेडिंग हम एक तरह से देख सकते हैं, सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें यह है कि जब मध्यस्थ के मैंडेट की समाप्ति हो जाती है, टर्मिनेशन हो जाता है, तो उसके स्थान पर दूसरे मध्यस्थ को अपॉइंट करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो किस तरह से उसकी नियुक्ति करेंगे? तो इसका आंसर 15(2) दे रहा है कि सब्सटीट्यूशन जो करेंगे, दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, वह उन्हीं नियमों के अनुसार की जाएगी जिस नियमों के तहत प्रथम मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी। प्रथम मध्यस्थ यानी जिस मध्यस्थ को हटाया गया है, जिसके मैंडेट का टर्मिनेशन हुआ है। ये हमारा 15(2) कह रहा है। अब हम 15(3) देखते हैं कि जब हमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक आर्बिट्रेटर का मैंडेट टर्मिनेट हो जाता है और उसकी जगह दूसरे आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हो जाती है, तो अब कार्रवाई का क्या होगा, पिछली कार्रवाई का क्या होगा? तो ये आंसर हमें 15(3) देता है। यह कहता है कि जब नए आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होती है, यानी कि नवगठित जो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है, यह पूरी तरह से उसके विवेक पे होगा कि वह अगर चाहता है कि मध्यस्थम कार्रवाई जो पहले हो चुकी है उस पर गौर न किया जाए और वापस से नए सिरे से कार्रवाई हो, तो वह नए सिरे से कार्रवाई होगी। और लेकिन अगर उसको लगता है कि पीछे की कार्रवाई को ही आगे बढ़ाया जा सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि नए सिरे से करे, तो वह अगर वह सही समझता है, उचित समझे, तो वह नए सिरे से न करके जो पहले हो चुकी है वहाँ से आगे की कार्रवाई करेगा। तो वह पूरी तरह से उसके विवेक पे है और यह निर्णय वह न्याय के हित में लेगा कि किस तरह से उसको आगे कार्रवाई, वहीं से आगे कार्रवाई करनी है या नए सिरे से करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, एक यहाँ वर्ड यूज किया गया है कि अगर अन्यथा करार न हो तो, यानी कि यह विवेक आर्बिट्रेटर का तभी अप्लाई होगा जब अन्यथा करार न किया गया हो। अगर करार किया गया हो तो उस करार के अनुसार ही नया आर्बिट्रेटर कार्रवाई करेगा। यानी अगर पक्षकारों ने पहले से करार किया गया है कि अगर नया आर्बिट्रेटर होगा या आर्बिट्रेटर का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आगे से ही कार्रवाई होगी, नए सिरे से नहीं होगी। तो आर्बिट्रेटर आगे से ही कार्रवाई करेगा, नए सिरे से नहीं। और यदि ऐसा हो, करार ऐसा किया गया हो कि नए सिरे से ही कार्रवाई होगी, तो आर्बिट्रेटर ऐसा करने के लिए कंपेल होगा कि वह नए सिरे से ही कार्रवाई करे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब नया आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर देते हैं, तो पुराना आर्बिट्रेटर जो पहले नियुक्त थे उनके द्वारा अभी अगर कोई आदेश वगैरह दिया गया है तो उसकी क्या स्टेटस होगी? तो 15(4) ये कहता है कि सब्स्टिट्यूशन से पहले के जो आदेश है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ये कहता है कि प्रतिस्थापन से पहले, सब्स्टिट्यूशन से पहले अगर आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश दिया है, कोई रूलिंग दी है, तो वो सिर्फ इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि ट्रिब्यूनल के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सिर्फ ट्रिब्यूनल में परिवर्तन के आधार पर कोई भी आदेश अवैध नहीं होगा। इसमें भी वही एक वर्ड यूज किया गया है कि अगर करार अन्यथा करार ना हो,
यानी विपरीत करार नहीं होगा तो ये चीज़ अप्लाई होगी। लेकिन अगर जो करार किया गया है वह करार के अकॉर्डिंग काम होगा। थैंक यू सो मच।